अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एमरात चैनल में। आज बेसिकली हम JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में इस्तेमाल होने वाले KLJ-7 AESA रडार पर बात करेंगे, उसकी कैपेबिलिटीज़ को जांचेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इसे प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी रिसर्च भी करनी पड़ती है और इसमें काफ़ी मेहनत भी लगती है। तो बिना किसी देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड समझा दूं। जो JF-17 ब्लॉक 1 थे उनमें KLJ-7V1 रडार इस्तेमाल होता था। जो KLJ-7V1 रडार है इसकी रेंज एयर टू एयर रेंज थी 80 से 85 किलोमीटर। जब 2015 में JF-17 थंडर ब्लॉक 2 आया, जो ब्लॉक 2 था वो ब्लॉक 1 जैसा ही था, बज़ाहिर ब्लॉक 1 जैसा ही था, उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं की गई थी, लेकिन इंटरनली उसमें पहले से ज़्यादा पावरफुल मिशन कंप्यूटर यूज़ किया गया था। एवियोनिक्स उसमें पहले से बेहतर यूज़ की गई थी। उसमें जो पोर्ट्स थी, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की पोर्ट्स हैं और सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोर्ट्स हैं और टारगेटिंग पोर्ट्स हैं, वो इंटीग्रेट की गई थी। और उसमें KLJ-7V2 रडार को भी यूज़ किया गया था, जो KLJ-7V1 का ही एक वर्जन था। जो न्यू रडार था KLJ-7V2, उसकी रेंज 105 से 120 या कई रिपोर्ट्स में 130 किलोमीटर भी लिखी है, तो हम 105 से 120 किलोमीटर तक ही मानकर चलते हैं। उसके बाद जब ब्लॉक 1 की अपग्रेडेशन हुई तो ब्लॉक 1 में पुराना रडार निकाल के उनमें भी KLJ-7V2 रडार को ही ऐड कर दिया गया था। इस तरह इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जितने भी 138 JF-17 थंडर्स मौजूद हैं उनमें KLJ-7V2 रडार है, जिनकी रेंज 105 से 120 किलोमीटर है। लेकिन दूसरी तरफ हम ज़्यादा रिलाय करते थे F-16 पर, F-16 ब्लॉक 52 प्लस पर, जिसके रडार की रेंज आई थिंक 140 टू 150 किलोमीटर है। उसके बाद ब्लॉक 3 2019 में जब इसकी पहली फ़्लाइट हुई तो उसके बाद नए रडार्स की एवेल्यूएशन का काम जारी हो गया। पाकिस्तान ने बेसिकली 3 रडार्स को जो है शॉर्ट लिस्ट किया था। एक तो नोरिनको का KLJ-7 AESA रडार था, जिसकी रेंज 170 से 200 किलोमीटर तक बताई गई थी। दूसरा LK-601 रडार था, जिसकी रेंज भी 170 से 120 किलोमीटर के ही दरमियान थी। और दूसरा एक वेस्टर्न रडार था। वेस्टर्न जो मगरबी मुल्क का रडार था उसे एक्सक्लूड कर दिया गया था, अपनी लिस्ट से खारिज कर दिया गया था, क्योंकि जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि अमेरिका है या मगरबी मुल्क हैं, वो पाकिस्तान को तभी कोई चीज़ प्रोवाइड करते हैं जब तक उनका मुफाद है। जब उनका मुफाद ख़त्म हो जाता है तो वो ना सिर्फ चीज़ प्रोवाइड करने से रोक देते हैं बल्कि उल्टा तंग भी करते हैं, और ये चीज़ हम माजी में बहुत ज़्यादा देख चुके हैं। पाकिस्तान ने जो 2 चाइनीज़ रडार थे उनमें से KLJ-7 AESA रडार को चूज़ किया। फिर सवाल ये उठ खड़ा हुआ कि KLJ-7 AESA रडार के भी 2 वर्जन्स हैं, एक लिक्विड कूल्ड रडार है और एक एयर कूल्ड रडार है। तो फिर बाद में ये खबर आई कि पाकिस्तान AESA रडार का एयर कूल्ड वर्जन KLJ-7A का उसे चूज़ कर रहा है, जिस पर बहुत से इंडियंस ने कहा कि एयर कूल्ड वर्जन तो एक किस्म का नकम्मा होता है, इससे रडार की परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं सादा सा आपको समझा दूं कि एयर कूल्ड रडार में जो उसका कूलिंग सिस्टम है वो एयर के थ्रू आता है, विंड पाइप के ज़रिए, जबकि लिक्विड कूल्ड रडार में स्पेशल लिक्विड्स को यूज़ किया जाता है ताकि इसके TR मॉड्यूल्स को कूल रखा जा सके, ताकि वो अच्छे तरीके से प्रॉपरली वर्क करते रहें। तो इनमें 19-20 का फ़र्क होता है, कोई ऐसा ज़्यादा फ़र्क नहीं होता जिससे रडार की कारकर्दगी पर असर पड़ता है। तो ये एक जस्ट प्रोपेगेंडा के सिवा और कुछ भी नहीं है। जहाँ तक बात है KLJ-7 AESA रडार की, तो एक बहुत ही कैपेबल रडार है। जैसा कि मैंने बताया कि ब्लॉक 2 में KLJ-7V2 जो रडार था वो 120 किलोमीटर तक तो देख सकता था, लेकिन एक्स बैंड फ्रीक्वेंसी के साथ और पल्स डोपलर होने की वजह से वो एक ख़ास एंगल तक देख सकता था। वो उसकी कवरेज रेंज कम थी। और वैसे भी जो पल्स डोपलर रडार्स होते हैं इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, मतलब कि ये ख़ास फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाली होती है, जैसे एक्स बैंड फ्रीक्वेंसी, एल बैंड फ्रीक्वेंसी है। ये उसी फ्रीक्वेंसी पर ही बीम्स को खारिज करते हैं और उसी की बुनियाद पर ही दुश्मन जहाज़ों का पता लगवाते हैं। लेकिन अगर दुश्मन जहाज़ का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर निज़ाम ज़्यादा ताकतवर है तो वो ऐसे रडार्स को जैम कर सकता है। उसके बाद अगर हम पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार्स पर आ जाएं तो ये रडार इंडिया के SU-30 MKI में मौजूद हैं। उसके अलावा दूसरे भी रशियन जहाज़ों में मौजूद होते हैं। PESA रडार या पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रडार्स जो होते हैं इनकी रेंज तो बहुत ज़्यादा होती है,
400 350 किलोमीटर, लेकिन इनका स्कैन रेट बहुत पुअर होता है, बहुत कम स्कैन रेट होता है। उसके अलावा इनकी एक्यूरेसी भी इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं होती। जबकि वक्त के साथ साथ एक नई जिद्दत आई और एक नया रडार की किस्म हमारे सामने आई, जिसे हम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार कहते हैं। ये होता यह है कि इसकी रेंज भी काफ़ी अच्छी होती है और उसके अलावा ये मुख्तलिफ़ फ्रिक्वेंसीज़ को यूज़ करके स्कैन करता है, जिसकी वजह से इसे डिटेक्ट करना या इसे जैम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आपको कवरेज अच्छी देता है। मिसाल देता हूँ, अगर KLJ7V2 जो ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 में इस्तेमाल होता था, वो 120 डिग्री की कवरेज दे रहा है, तो ये आपको 180 डिग्री की कवरेज देता है, यानी कि 3 साइड, आपके सामने भी, आपके दाहिनी तरफ और आपके बाईं तरफ भी आपको मुकम्मल आगाही फराहम कर रहा होता है कि कौन सा जहाज़ आपकी तरफ आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है। इस तरह पायलट पर जो है वो बोझ कम हो जाता है और वो अपनी फ़्लाइट पर ज़्यादा फोकस करता है, बजाय कि अपने कॉकपिट में मौजूद स्क्रीन्स को देखने पर या गेजेस को मैनेज करने पर। अब यहाँ एक और क्वेश्चन उठता है कि KLJ7 AESA रडार जो है, अगर वो JF-17 थंडर में यूज़ होगा तो वो 170 से 200 किलोमीटर तक तो देख पाएगा दुश्मन के टारगेट्स को, जिनकी जो RCS है वो 3 to 5 मीटर स्क्वायर होगी। लेकिन अगर पुराने RD-93 इंजन इस्तेमाल होते हैं तो ज़ाहिरी बात है, जो AESA रडार होते हैं इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है बजाय बनिस्बत के पल्स डॉपलर रडार्स के। तो KLJ7 रडार को पावर देने के लिए हमें एक ज़्यादा पावरफुल इंजन चाहिए। अभी तक हमें ये नहीं पता कि RD-93 MA पाकिस्तान एयरफोर्स में आ चुका है या हम WS-13 इंजन यूज़ करेंगे। अभी तक हमें सिर्फ इतना पता है कि हो सकता है कि वो पुराने RD-93 इंजन ही यूज़ किए जाएँ, जिनकी टोटल थ्रस्ट 85 या 84.4 किलो न्यूटन थी, जबकि जो RD-93 MA होगा या WS-13E इंजन होगा, उनकी थ्रस्ट 91 से 92 किलो न्यूटन तक होगी। अगर तो नए इंजन यूज़ किए जाते हैं तो फिर तो ये मसला ख़त्म हो जाता है, फिर तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपनी फुल रेंज पर स्कैन कर सकेगा अपने दुश्मनों को। लेकिन अगर पुराना इंजन यूज़ होता है, यानी RD-93 इंजन यूज़ होता है, तो इसकी शायद परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़े, यानी कि अगर पहले ये 170 या 200 किलोमीटर तक दूर देख पाता था, फिर ये शायद 160 से 180 किलोमीटर तक दूर देख पाए। और इसी रडार को या ऐसे ही लॉन्ग रेंज रडार को पाकिस्तान एयरफोर्स उस वक्त से तलाश कर रही थी, क्योंकि हमें एक लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल चाहिए, जैसा कि इंडिया के पास मीटियोर है। अब पाकिस्तान जा रही है PL-15 की तरफ। अब यहाँ बहुत से इंडियंस कह रहे हैं कि इसका जो वर्जन है, यानी कि एक्सपोर्ट वर्जन है, उसकी रेंज 145 किलोमीटर है। चले मान लेते हैं 145 किलोमीटर है और मीटियोर की रेंज भी 150 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर का फ़र्क कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि जब आप एयर वॉरफेयर में होते हैं, और एयर वॉरफेयर या हवाई जंग बहुत कम्प्लेक्स होती है, वहाँ ये नहीं होता कि इस रडार की रेंज ज़्यादा है तो ये जल्दी देख लेगा, ये ऐसे गिरा देगा, वहाँ ये चीज़ें नहीं चलती। जैसे कि SC-30 का रडार 400 किलोमीटर तक दूर देख सकता था दूर, लेकिन 27 फरवरी को वो भी शूट डाउन हो गया। उसके अलावा इंडिया ये भी कहता था कि MiG-21 जो है उनमें रडार वार्निंग रिसीवर और मिसाइल अप्रोच वार्निंग रिसीवर्स थे, उसके बावजूद वो पाकिस्तानी मिसाइल्स को डिटेक्ट ही नहीं कर पाए, वो शूट डाउन हो गए दोनों जहाज़। तो एयर वॉरफेयर जो होती है वो बहुत कम्प्लेक्स होती है। पाकिस्तान के JF-17 ने अपने KG-600 सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोर्ट के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को यूज़ करते हुए मिराज 2000 को काफ़ी तंग किया, जो इंडिया के पास मौजूद है। और जहाँ तक बात है PL-15 के 145 किलोमीटर रेंज की, तो ये जो रेंजेस लिखी होती है ना मुख्तलिफ वॉचर्स वगैरह पर, या डिफरेंट जो बताई जाती हैं रेंजेस, आप क्या समझते हैं जो चाइना का मेन स्ट्रीम मिसाइल है वो उसकी रेंज इस तरह बता देंगे कि इसकी रेंज सिर्फ 145 किलोमीटर है? ये जस्ट वो चीज़ होती है जो पब्लिक को बस बता देते हैं उनकी तसल्ली के लिए। असल रेंज कितनी है तो जब वक्त आएगा तब पता चली जाएगी इसकी असली रेंज कितनी है। वेल, इसकी रेंज मेरे नज़दीक कम से कम 150 से 160 किलोमीटर है, जो वर्जन पाकिस्तान भी इवन अगर लेगा, या मेरे ख्याल से पाकिस्तान असल वो वर्जन लेगा जो चाइना यूज़ करता है, उसकी रेंज आप कह सकते हैं 190 या 200 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगी। तो अगर इतनी दूर आपने किसी मिसाइल को फायर करना है तो आप पुराने रडार्स को यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक पावरफुल रडार चाहिए जो कि KLJ-7A है। और ये आपको जब ये 170 से 200 किलोमीटर तक किसी मिसाइल को स्टीयर कर सकता है तो दुश्मन के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके अलावा जो J-10C है उसमें यूज़ होने वाले रडार का हमें नहीं पता, उसको हम जस्ट स्पेकुलेट कर सकते हैं कि उसकी रेंज 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी। तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि अगर JF-17 ब्लॉक 3 राफेल का मुकाबला नहीं तो
वो बड़े आराम से Su-30 को शूट डाउन कर सकता है, क्योंकि Su-30 का जो RCS है वो इतना ज़्यादा है कि जो JF-17 है वो इसे 200 किलोमीटर 170 किलोमीटर दूर से ही बड़े आराम से देख लेगा। और तब JF-17 थंडर जो है पूरे कंट्रोल में होगा कि वो इस पर फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट को अप्लाई कर सके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की डिफरेंट जो क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में और मिसकंसेप्शंस होंगी वो क्लियर होंगी और आज की मालूमात से आपकी मालूमात। तो मिलेंगे अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।